बर्खास्त नहीं किया जाता है तो फिर कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से नेशनल कॉल दिया जाएगा 20 जुलाई की तरह। इस्तीफा लिए बिना जाएंगे तो नहीं यहां से। सरकार ने कहा है कि कोई पैलेट गन यूज नहीं होगी। कि शिक्षा मंत्री इस्तीफा दो और यहाँ पर भाजपा बोल रहे हैं कि शिक्षा मंत्री ने लाजवाब काम किया है। संवेदना विहीन हाउस, संजीदगी विहीन हाउस। धर्मेंद्र प्रधान is a criminal education minister. He has to be removed. नमस्कार, मैं शेखर त्रिवेदी। पेपर लीक पर लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार सख्त कानून लाने की तैयारी में है। कैबिनेट ने ऐसे ड्राफ्ट बिल को मंजूरी दी है जिसमें पेपर लीक के संगठित अपराध पर 10 साल तक की सजा और 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान बताया जा रहा है। सरकार का दावा है कि युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले अब नहीं बख्शे जाएंगे। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि सिर्फ नया कानून बना देने से क्या व्यवस्था बदल जाएगी? क्योंकि हमारे देश में कानूनों की कोई कमी नहीं है, कभी कमी नहीं रही है। आज भी कानून मौजूद है। आखिर जो गिरफ्तार किए गए वो किस कानून के तहत किए गए ना? कानून है तभी किए गए। कानून बने, उनमें संशोधन हुए, उसमें सख्त प्रावधान जोड़े गए, लेकिन जमीन पर क्या हालात बदले? निर्भया कांड दिल्ली में हुआ था, उसके बाद कानून बना, बाकायदा उसी के नाम से कानून बना, लेकिन क्या अपराध खत्म हो गया? क्या आज देश में रेप नहीं हो रहे हैं? है, निर्भया कानून है हमारे पास। आप रेल दुर्घटनाओं को लीजिए। एक समय लाल बहादुर शास्त्री देश के रेल मंत्री थे, रेल दुर्घटना हुई, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। रेल की व्यवस्थाएं दुरुस्त हों, इसको लेकर के तकनीकी पक्ष पे भी काम हुआ और कानून भी बने, लेकिन क्या रेल दुर्घटनाएं उसके बाद रुक गई हैं? चलती ट्रेन पर, नई ट्रेन वंदे भारत पर पत्थर फेंके जाते हैं। कौन फेंकता है? और क्या पकड़े जाते हैं ऐसे लोग? सुनसान बियाबान से निकल रही जंगल पत्थर चल रहा है। भ्रष्टाचार के खिलाफ भी हमारे देश में कानून है, जांच एजेंसियां हैं, अदालतें हैं, घोटाले सामने आ रहे हैं। सवाल यह नहीं है कि कानून बनना चाहिए या नहीं, यह भी सवाल नहीं है कि इनको इस्तीफा देना चाहिए या नहीं। सवाल यह है कि कानून लागू कौन करेगा, जवाबदेही किसकी तय होगी, और क्या व्यवस्था में वो सुधार होगा जिससे अपराध होने से पहले ही रोका जा सके, भय हो। पेपर लीक सिर्फ एक परीक्षा का मामला नहीं है, ये करोड़ों छात्रों के भरोसे, मेहनत और भविष्य का सवाल है। अगर कोई गिरोह पैसे और प्रभाव के दम पर युवाओं के सामने सपनों का सौदा करता है तो उसे कठोर सजा मिलनी चाहिए। लेकिन साथ ही यह भी सवाल उठता है कि क्या हर संकट का समाधान सिर्फ नया कानून है, या फिर जरूरत है बेहतर निगरानी, पारदर्शी प्रक्रिया, जवाबदेही और ईमानदार अमल की। और यह भी हम बता दें कि जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की ही तय की जाए, यह भी नहीं है। इसलिए नहीं क्योंकि सरकार तो हम चुनते ही हैं। अरे इनकी चुनेंगे नहीं तो इनकी चुनेंगे, यही तो करेंगे, यही लोग तो राजनीति कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी आ गई थी, आज काकरोच जनता पार्टी आ गई है। यही जो राजनीति कर रहे हैं, इन्हीं में से तो किसी को चुनेंगे। ये भी बैठ करके वहां कानून बनाएंगे। जो पीछे बिल्डिंग है संसद है, संसद में बैठ के कानून ही तो बनाएंगे। सवाल इस बात का है कि उस कानून का इंप्लीमेंटेशन जिस तरीके से होता है, जिन लोगों के बीच होता है और जिस तरीके से उसमें छेद बनाए जाते हैं, वो कहां जाएगा? आज की बहस में सवाल यही है, कानूनों की कमी है या कानून लागू करने की इच्छा शक्ति की? सियासत ज्यादा है या सुधार की कोशिश? हम इसी मसले पर आज चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले बयान सुनिए जो आज महत्वपूर्ण रूप से सुर्खियों में रहे। आज केंद्रीय कैबिनेट ने इस अपराध में संलिप्त लोगों को कठोर दंड देने के प्रावधान वाला एक प्रभावी बिल पास किया। तो एक तरफ
यह दर्शाता है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार स्टेप बाय स्टेप हर दिशा से, हर प्रकार से समस्या के समाधान के लिए प्रयास कर रही है, संवेदनशीलता के साथ। दूसरी तरफ विपक्ष का रवैया बहुत ही गैर जिम्मेदाराना और निंदनीय है। कांग्रेस पार्टी और उसके सहयोगी दल बार बार गोल पोस्ट चेंज करते हैं, कभी एक विषय की बात रखते हैं, कभी दूसरे विषय की बात। 1 करोड़ कॉम्पनसेशन पर और जो लीगल केसेस की जो हमने बात की थी, ना सिर्फ जो अभी एफआईआर हुई है बल्कि एक सोवरेन गारंटी हमें दी जाए ताकि जो भी प्रोटेस्टर्स हैं यहाँ पे उन पे फ्यूचर में भी कोई एफआईआर लीगल केस ना हो। कॉम्पनसेशन और ये लीगल केसेस पे सरकार की तरफ से काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस है, उन्होंने इन प्रिंसिपल एग्रीमेंट भी किया है और हमें उम्मीद है कि जल्दी एक रिटर्न एग्रीमेंट भी हमें इस बाबत मिल जाएगा। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर सरकार से विस्तृत चर्चा हुई। हमने सरकार को न सिर्फ जंतर मंतर पर जो प्रोटेस्ट चल रही है बल्कि जो देश भर में समय प्रदर्शन चल रहे हैं, 150-200 से ज़्यादा शहरों में समय प्रदर्शन चल रहे हैं, सबकी बहुत साफ शब्दों में एक ही मांग है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा या कैबिनेट से उनकी बर्खास्तगी। ये सेंटीमेंट ये हमने सरकार को बहुत साफ शब्दों में बता दिया है। हमने कहा है कि इसके नीचे कुछ भी मंजूर नहीं होगा। सरकार ने बोला है कि इस बारे में प्रधानमंत्री को अवगत कराया जाएगा और जल्दी इस बारे में एक डिसीजन लिया जाएगा। कल दोपहर में सरकार ने फिर से एक और मुलाकात की बात की है और हमने बताया है कि हमें जल्द ही अब एक ठोस निर्णय इस मुद्दे पर चाहिए, वरना हम एक और नेशनल कॉल देने को मजबूर होंगे। आज हम आंदोलनकारी लोगों के विषयों पर चर्चा करने के लिए यहाँ आए थे। लगभग 2 घंटे चली। सरकार की ओर से मैं और मेरे साथ भारत सरकार के मंत्री सिंह जी बातचीत में शामिल हुए। उनकी बातें हमने सुनी, बातें सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई और कई दृष्टि से उन सारी बातों पर हर तरीके से चर्चा हुई। उनकी मुख्यतः 3 डिमांड थी और 5 सुधार से परीक्षा हमने उनसे कहा कि हम कल आपके साथ दोपहर बाद मिलेंगे और फिर हम आपसे हजारों युवाओं पर पैलेट गन चलाई गई है, लाठी चलाई गई है, मारा गया है, पीटा गया है। और ये क्या कर रहे हैं? पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? इनका पेपर लीक हुआ है। हमने पोजीशन क्लियर कर दी है, स्टूडेंट्स ने पोजीशन क्लियर कर दी है। जो उनकी मांग है उसे हम रिपीट कर रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान is a criminal education minister. He has to be removed. He is a symbol of the collapse of our education system. He has to go. He is the reason. He is the reason my brother has got shot. He is the reason thousands of people are outside. He has to go. आप इस्तीफा करा लो, दोबारा शपथ करा दे, विपक्ष क्या कर लेगा? अगर मान लीजिए आज इस्तीफा करा लें, 15 दिन बाद फिर शपथ दिला दी किसी दूसरे विभाग की, विपक्ष क्या कर लेगा? लेकिन कम से कम कमी तो स्वीकार करें कि हाँ गलती हुई है। जितने भी नेताओं की हमने बात सुनी है उसमें 2 चीजें महत्वपूर्ण हैं। एक तो ये जो बात अखिलेश यादव ने कही कि कम से कम यही स्वीकार कर लें कि गलती हुई है। सरकार को सदन में इस बात पर अगर कहना पड़ता है, देश के सामने आकर के प्रधानमंत्री को कहना पड़ता है, कहा भी है उन्होंने, तो इसमें कोई बुराई नहीं है, कोई छोटा नहीं हो गया कोई। इसी देश ने चुना है। किसान का कानून, कृषि कानून इसी सरकार ने बनाया था। मोदी सरकार ने ही बनाया था उसको। प्रदर्शन हुआ और वो कानून वापस हो गया। इसमें कौन सी शर्म की बात है भाई? किसके लिए बनाया था? इसी देश के लिए बनाया था ना। उनको नहीं समझ में आ रहा है, जनता को नहीं समझ में आ रहा है। जनता ज्यादा समझदार है, बदल दिया। आज हमारे देश में क्या शिक्षा या नकल रोकने के लिए कोई कानून नहीं है? क्या हमारे देश में रेप करना जायज है? नहीं। क्या हमारे देश में घूस लेना जायज है? नहीं। जायज ही नहीं, सजाएं हैं, प्रावधान है बाकायदा। लेकिन क्या ये सब चीजें रुक गई? वो भी नहीं। क्यों हो रहा है? आज सवाल इसी बात का है
कानून बना देना एक बात है, सख्त होना चाहिए, समय के साथ में उसमें भी बदलाव होना चाहिए, लेकिन कितना भी सख्त बना लो, अगर फिर भी लीकेज है तो फिर उसका जिम्मेदार कौन है? ये राजनेता या इनके बाद भी कोई है जिससे हमें जवाब लेना है, और हम सीधे ले नहीं सकते। आज इस विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ में अनिल गोयल जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं, उस्मान अंसारी जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, आलोक यादव जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, एकेडी द्विवेदी जी हैं, रिटायर्ड डीजी हैं, प्रशासनिक पक्ष हम इनसे समझेंगे, विजय मौर्य जी हैं, एडवोकेट हैं हाईकोर्ट में, कानूनी पक्ष हम समझेंगे, प्रोफेसर मनोज पांडे जी हैं, शिक्षाविद हैं। हम चूंकि शिक्षक से जुड़ा मामला है तो जाहिर सी बात है कि हमें एक शिक्षाविद की जरूरत अपनी चर्चा में रहेगी ही रहेगी। मैं सबसे पहले आलोक जी आपसे समझना चाहूंगा, चूंकि आप एक से ज्यादा विषयों में अपना दखल रखते हैं, केवल राजनीति ही नहीं, कानून के भी आप अच्छे जानकार हैं। मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि अभी 12 से 17 के बीच में अखिलेश यादव जी की सरकार थी उत्तर प्रदेश में। संसद विधानसभा के अंदर तमाम कानून उन्होंने बनाए जो प्रदेश की बेहतरी के लिए थे। हम किसी पर्टिकुलर कानून पे ना भी जाएं, लेकिन आप बेहतर समझते हैं कि सरकार ने जो कानून बनाए या जो पहले से भी मौजूद थे, बावजूद इसके स्थितियां ऐसी रहीं कि कानून का उल्लंघन होता रहा। मैं अतुल जी क्षमा चाहूंगा आपसे, मेरे मुंह से 2 बार आपका नाम गलत निकल गया है, इसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूं, मेरी ही गलती है। कभी कभी हो जाता है, मैं किसी और बात संदर्भ कहते कहते आपके नाम को गलत उच्चारण में ले आया। अतुल जी हैं हमारे साथ में समाजवादी पार्टी से। तो अतुल जी, मैं ये जानना चाहूंगा कि मान लीजिए अखिलेश यादव ही मुख्यमंत्री थे, उस समय पे भी सरकार से बहुत सारे सवाल होते थे कि भाई ये क्यों नहीं हुआ, सरकार फेल हो गई, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, वगैरह वगैरह। कानून बनाना चुने हुए नुमाइंदे का काम है, विधानसभा के भीतर है, संसद के भीतर। गड़बड़ क्यों होती है, यह सवाल बड़ा है। आज हम इसी पे हैं। देखिए, इसमें शेखर जी क्या होता है कि इस समय जो वर्तमान सरकार की मैं बात करना चाहूंगा, हम तो इसमें सरकार में नहीं है। सरकार के अंदर जो है ना, इतना अहंकार क्यों? मैं केंद्र सरकार की बात करूंगा, जो सरकार ने जनता ने से चुना हुआ सरकार को, और सरकार के अंदर अहंकार है। अगर वाकई में शिक्षा मंत्री से, जो धर्मेंद्र प्रधान जी से, वो शिक्षा मंत्रालय ठीक से नहीं संभाल रहा, और जनता जो है और युवा उनसे इस्तीफा चाहते हैं और उनसे नाराज हैं और उन पर विश्वास नहीं जता पा रहे हैं, तो माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय गृह मंत्री जी को उनसे इस्तीफा लेने में क्या ऐतराज है? लेकिन कांग्रेस, जो भारतीय जनता पार्टी में एक हठधर्मिता होती है कि नहीं, हम किसी का इस्तीफा नहीं लेते, तो ये लोकतांत्रिक देश की परिपाटी तो नहीं कहलाती है। अब आपने कहा हमारी सरकार की, हमारे यहाँ ना कभी भी कोई भी हठधर्मिता नहीं रही है। अगर कोई बात आई है तो हमने युवाओं की बात को सुना, हमने मनन किया और हम युवाओं के साथ हमेशा रहे। भारतीय जनता पार्टी में कभी भी इस पद्धति को नहीं अपनाया। भारतीय जनता पार्टी में आपने देखा, कल माननीय प्रधानमंत्री जी एक सेल्फी मोड में एक वीडियो जारी करते हैं। क्यों जारी करते हैं? चेहरा बदल गया माननीय प्रधानमंत्री जी का, है, उन्होंने हवाइयां उड़ गई माननीय प्रधानमंत्री जी के चेहरे पर, हवाइयां आ गई ना, क्योंकि युवा जो है देश का भविष्य है। अगर युवा नाराज होगा तो सब तो मतलब कहीं ना कहीं वो सरकार भी पलट देगा। और रही बात, एक चीज मैं और बताना चाहूंगा शेखर जी, धर्मेंद्र प्रधान जी की तो विदाई होगी, लेकिन नरेंद्र जी यानी माननीय मोदी जी की विदाई भी तय हो गई है, क्योंकि किसी को आप अनावश्यक रूप से बचाएंगे तो ये जो युवा पीढ़ी है ना, ये बदल देगी। और रही बात, माननीय प्रधानमंत्री जी को भी अंदाजा नहीं था कि इतनी बड़ी संख्या में जो युवा हैं वो सड़कों पर या जंतर मंदिर या संसद की ओर कूच कर जाएंगे। अब रही बात एक चीज है, जो प्रधानमंत्री अपनी गृह मंत्रालय के माध्यम से जो अमित शाह जी के पास में है, उसने वहां पर जो युवतियां, जो मतलब छात्राएं थी या महिला कह लो, तो जो उन पर किस प्रकार का कृत्य पुलिस के मार्फत करवाया, क्या इन्होंने शर्म भी प्रकट करी?
विपक्ष में तो कोई भी कोर्स लेता है, हम तो सत्ता पक्ष में नहीं है। शेखर जी, सरकार से तो भी करना चाहिए, वरना एक चीज मैं आपको बता दूं, बुरा मत मानिएगा, ठीक है, आप एक सेकंड सुनिएगा, वरना जो स्टूडियो में बैठ करके जो आप लोग बोलते हैं उसका असर सिर्फ सड़क पे, मतलब सड़क पे जाता है, फिर वहां पे लोग वो पत्रकारों को पीटते हैं, फिर आप लोग हमसे प्रश्न करते हैं कि हाँ जी उनको पीटा क्यों जा रहा है। तो मतलब मेरा मानना है ऐसा है, ठीक है अतुल जी, स्टूडियो में बैठ करके सरकार को देखिए, जो विपक्ष में होता है वो प्रश्न उठाएगा ही उठाएगा, लेकिन सत्ता पक्ष से मीडिया को प्रश्न करना चाहिए ताकि सांसद वो। आप मेरी बात समझिए, मैं आपसे फिर से एक बात कहता हूं, आपकी बात अपनी जगह पे ठीक है, मैं इस समय सरकार के पक्ष में थोड़ी खड़ा हूं, और मेरा विषय भी आज सरकार का पक्ष या विपक्ष का पक्ष ये नहीं है। ये जो आंदोलन हो रहा है, इस आंदोलन का असल मकसद क्या है? हमारी व्यवस्था में एक छेद है, उस छेद को कैसे भरा जाए। जवाब देता हूं इसका सही तरीके से, मैं वही कह रहा हूं। आपने इतनी देर जो हमारे अपनी बात रखी, वो आप केवल इसी उसमें रह गए कि शेखर वार्ता में आप मतलब हम सरकार का पक्ष ले रहे हैं ना। आपकी सरकार थी तभी भी परीक्षाओं में लीकेज हुई, आप आज भी देश में रेप हुए हैं, ऐसा नहीं है, आज भी देश में सड़क दुर्घटनाएं हुई हैं। इस देश में कार चलाने वाले को अपनी सेफ्टी बेल्ट लगानी है, इसका भी कानून है। इस समय सड़क पर कितने लोग चल रहे होंगे जिन्होंने अपनी कार की बेल्ट नहीं लगाई होगी? मैं पॉइंट, आप मेरी बात समझिए, मर्म समझिए। शेखर जी, इसमें मैं जवाब देता हूं, जब व्यवस्था बनाना सरकार का काम होता है, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, ठीक, वो हमें जनता चुनती है, और जनता हम पे विश्वास करती है कि जो हमें, जिनको हमने चुना है वो हमारे लिए बेहतर व्यवस्था करके देंगे। यही जनता की आशा होती है, चाहे वो कोई भी सरकार हो। हाँ, ठीक तो है। सरकार की आशा पे जब जनता, जब ये आंदोलन क्यों खड़ा हो गया, जब युवाओं को लगा कि सरकार उनकी नहीं सुन रही है, व्यवस्था में लूप होल्स हैं, कहीं ना कहीं अनियमितताएं हैं, तब युवाओं के अंदर एक गुस्सा आया और सड़कों पर आ गए। यही तो है मेन नंबर। अब ये चर्चा ठीक दिशा में। अतुल जी, मैं धन्यवाद देता हूं। अब आपने पॉइंट पकड़ा है, ठीक है, मैं इसका सीधे जवाब, सीधे अनिल जी के पास ही चलेंगे। अनिल जी, आप बताइए, दो चीजें यहां पर बिल्कुल स्पष्ट हैं। सरकार को जनता इसलिए चुनती है कि वो उनके लिए अच्छी व्यवस्थाएं देगी। पर्चा लीक हो गया मतलब व्यवस्था में खामी, मतलब सरकार का फेलियर। अब आप ये बताइए कि जो मंत्री या प्रधानमंत्री या जो सत्ता में बैठे हैं उनका फेलियर है, और या जो सिस्टम जिससे आप काम करवा रहे हैं उसका फेलियर है? अनम्यूट कर दीजिए अपना माइक। शेखर जी, पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने समस्या के महत्व को समझा और इसके मर्म पर जाकर के डिस्कशन करने का प्रयास किया। मैं बिल्कुल राजनीति से ऊपर उठकर बात करना चाहूंगा कि आप एक बात बताओ कि अगर कोई चोरी 3 आदमियों ने करी है तो सजा 1 को मिलनी चाहिए, 3 को मिलनी चाहिए? मैं कह रहा हूं कि सरकार आपकी ये चोरी हुई क्यों? सर, मैं बिल्कुल इसी बात पर हूं, मैं बिल्कुल सरकार की बात कर रहा हूं। अगर चोरी 3 आदमियों ने मिलकर करी है तो सजा 3 को मिलनी चाहिए, 1 को नहीं मिलनी चाहिए। बिल्कुल करंटली पेपर लीक के मामले में मानता हूं कि जहां आप धर्मेंद्र प्रधान की गलती मानते हो, वहां पंजाब के अंदर जो पेपर लीक हुआ है और जो बच्चों पर लाठीचार्ज हुआ है, कर्नाटक में जो पेपर लीक हुआ है, तो इस पर हमारे माननीय सभी विपक्षी दल, पेपर लीक और धर्मेंद्र प्रधान, अगर ये कहेंगे पेपर लीक हुआ है तो दोनों के मुख्य शिक्षा मंत्री को भी रिजाइन अगर ये मांगते तो देश की जनता और देश के बच्चे ये बात समझते हैं विपक्ष सुधार की बात कर रहा है, विपक्ष राजनीति की बात नहीं कर रहा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, सुधार होना चाहिए। आपकी बात मैंने पॉइंट्स में समझ ली, वो ठीक है, मैं समझ गया आप मेरी बात। फिर अब मैं आगे का सवाल रखता हूं। पंजाब का इस्तीफा हो जाए, राजस्थान का इस्तीफा हो जाए, हरियाणा का हो जाए, इससे क्या पेपर लीक रुक जाएगा? मैंने इसीलिए बात रखी है। वहां कांग्रेस की सरकार है या कहीं मान लीजिए सपा की सरकार है या किसी की भी सरकार है, XYZ, केंद्र सरकार, मतलब नीट की परीक्षा सेंट्रल बॉडी करा रही है। सवाल इस बात का है कि आप इस्तीफे लेते रहेंगे या ये छेद बंद करेंगे? आपको चुना क्यों है? आपको यही जवाब चाहिए आज।
शेखर जी, मैं उसी बात पर आ रहा हूं, आप मेरी पूरी बात सुन लें तो आपको उसी बात पर हूं। और ये बिल्कुल आपका कहना सही है कि कानून सब चीज पर बने हुए हैं, उनको लागू करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। और जब कानून को लागू करने की इच्छा शक्ति होती है तो मैं इससे पहले भी डिबेट में कह चुका हूं, आज भी कह रहा हूं और आगे भी कहूंगा कि ये जो पेपर लीक का मामला है या कोई भी कांड है, माओवाद है, आतंकवाद है, घूसखोरी है, भ्रष्टाचारी है, इन सबके विषय पर जब आते हैं तो हम राजनीतिक दल आपस में बट जाते हैं। तेरी चादर ज्यादा मैली, मेरी चादर ज्यादा मैली, हम इस बात पर ज्यादा लग जाते हैं, ना कि इस बात पर मिल करके हमको समस्या के समाधान की तरफ जाना चाहिए। अब जैसे नक्सलवाद, माओवाद, वहां मत जाइए, ठीक है? नहीं, ठीक है अनिल जी, आपने अपनी बात रखी। अब आप समझिए, आपकी बात को मैंने समझ लिया और इसीलिए मैं अब शिक्षाविद के पास जाऊंगा, क्योंकि जो दिमाग में है उसका माइंडसेट तभी बदलेगा जब कोई प्रोफेसर आकर के आपको समझाएगा उस बात को। प्रोफेसर मनोज पांडे जी, जो बात मैंने आज इस चर्चा में छेड़ी है, मैं ना सपा ना कांग्रेस, यही घूम फिर के आएंगे ना। सपा है, कभी बीजेपी आएगी, कभी कांग्रेस आएगी, यही सब सरकार में आएंगे जो पार्टियां हैं हमारी। मैं ये कह रहा हूं कि यूनिवर्सिटी में एक परीक्षा होती है, उस परीक्षा में अगर पर्चा लीक होता है तो जाहिर सी बात है कि जहां जो आदमी पर्चा बना रहा है, जो आदमी उस पर्चे को आगे बढ़ा रहा है और बच्चों तक बंट रहा है, कहीं उसी जगह पे लूपहोल हुआ है। अब सवाल इस बात का है कि मान लीजिए चपरासी ने पर्चा निकाला है, तो आप चपरासी को बर्खास्त करके क्या कर लेंगे? या कुलपति का इस्तीफा मांगे तो भी आप क्या कर लेंगे? मेरा सवाल यह है कि पर्चा लीक हुआ क्यों? इसका मतलब कि यूनिवर्सिटी के अंदर की जो व्यवस्था है उसमें इतने छेद हैं कि सबकी हिम्मत खुली हुई है। उसमें आज उस्मान साहब कुलपति बन के बैठ जाएं या डीजी साहब बन के बैठ जाएं या अनिल जी बैठ जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वहां की व्यवस्था अलग है और व्यवस्था चलाने वाले अलग हैं। ये तो आकर के बैठे हैं, केवल इनका काम है आपसे काम लेना। अनम्यूट कर दीजिए अपना माइक। आ गई अब। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बड़ा समसामयिक विषय पर आपने चर्चा की और बड़ा समसामयिक प्रश्न भी आपने किया। और हम लोग एक व्यवस्था में बैठे हैं और जहाँ कानून व्यवस्था की बात होती है, लॉ में एक हम लोग ऑस्टिन की थ्योरी पढ़ाते हैं कि लॉ इज द कमांड ऑफ सॉवरेन। और सॉवरेन की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि सॉवरेन कब, जब सैंक्शन होगा। हम रामचरितमानस पढ़ते हैं तो उसमें भी एक बात आती है कि बिना मानद जलद जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब बिनु भय होए न प्रीत। जो व्यवस्था है ना, कहीं भी व्यवस्था वो कानून से नहीं, कानून के भय से चलती है। हम कानून चाहे जितना बना ले, अगर भय नहीं है, कानून का भय कि दंड मुझे मिलेगा, अगर भय नहीं है तो केवल कानून कानून रहेगा, कानून से कुछ होगा नहीं। सरकारें तो लोकतंत्र पे बनती हैं, बिगड़ती हैं, राजनीतिक दल है, ये सरकारों में आते हैं, जाते हैं, कानून बनते हैं। क्या प्रश्न ये नहीं ये है कि कानूनों का पहली बात तो कानूनों का एक भय होना चाहिए कि यदि हम ऐसा करते हैं ये तो भय कौन पैदा करेगा? मिल सकता है। और ठीक, ये भय कौन पैदा करेगा? पहली दूसरी बात कि अगर कहीं घटनाएं, जैसे हम लोग पढ़ाते हैं ना लॉ में, क्रिमिनल लॉ में पढ़ाते हैं और लॉ में कहते हैं कि अगर एक ही तरीके की घटनाएं बार बार हो रही हैं तो इस विषय पर विचार करना चाहिए कि आखिर इस तरीके की घटनाएं क्यों हो रही हैं। ये इसी एनटीए से बार बार, कोई पहली बार तो हो नहीं रहा है, बार बार अगर पेपर लीक की या पेपर लीक से संबंधित दूसरी चीजें आ रही हैं तो सरकार को गंभीरता से इस विषय पर पहले ही विचार करना चाहिए था कि नहीं, आखिर ऐसी गलती क्यों हो रही है, कहां से हो रही है। वो जो आपने कहा ना कहीं छेद है, वो छेद कहाँ है? एनटीए कोई पहला एग्जाम नहीं करा रही है, एनटीए का पेपर पीछे भी लीक हुआ, एनटीए का पेपर फिर लीक हो रहा है। ये गंभीर विषय था, सरकार को सोचना चाहिए था। देखिए, आंदोलन तो बरतानिया हुकूमत थी, अंग्रेजों ने राजाओं का साहब, मेरी बात समझिए, मैं फिर एक मिनट, अभी मामला इधर उधर हो जाएगा। मैं फिर पॉइंट सवाल आपसे रख रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि
जो पर्चा लीक हो रहा है उसकी व्यवस्था आप चला रहे हैं ना, आपका विश्वविद्यालय प्रशासन चला रहा है, आप केवल उसी कैंपस में ही रहिए, मैं उतनी ही बात कर रहा हूं अभी, ठीक है ना। अब कुलाधिपति हैं आज की डेट में उत्तर प्रदेश मान लेते हैं आनंदीबेन पटेल, तो लखनऊ यूनिवर्सिटी में पर्चा लीक होता है तो उसके लिए किसका इस्तीफा, राज्यपाल का मांगे, या आपके यहां जो व्यवस्था जो आप चला रहे हैं अंदर जो जिनके हाथों में, वो आनंदीबेन राज्यपाल आ रहा है क्या पर्चा लिखने या बांटने? देखिए, आपकी बात सही है, हमने पहले भी कहा, मैं फिर कह रहा हूं कि जिम्मेदारी किसकी, भाई एनटीए से बार बार गलती हो रही है, एनटीए के पर्चे बार बार लीक हो रहे हैं, तो कुलाधिपति का इस्तीफा तो नहीं होगा, लेकिन कुलपति जिस पर पूरी व्यवस्था की जिम्मेदारी कुलाधिपति ने बड़े जिम्मेदारी के साथ दिया, तो कहीं ना कहीं उसकी जिम्मेदारी भी, मंत्री कितना जिम्मेदार है, ठीक, मंत्री कितना जिम्मेदार है? मंत्री उतना जिम्मेदार है कि मंत्री विभाग का मुखिया है, और अगर उसके विभाग में बार बार गलती हो रही थी और समीक्षा नहीं किया, तो मंत्री इस बात के लिए जिम्मेदार है कि उसे समीक्षा करनी चाहिए थी और इस गलती को बार बार नहीं होने देना चाहिए। ठीक, और प्रधानमंत्री जी को विचार करना चाहिए। मैं इस्तीफे की बात तो नहीं करता, लेकिन मंत्रालय जरूर बदल देना चाहिए कि आप, वो ठीक है, उस पर मुझे उससे मतलब नहीं है। मैं अब ठीक है, देश की जो पुरानी पार्टी है उनके भी इस मामले पे मैं उनका भी रुख लेता हूं। उस्मान अंसारी साहब, दो चीजें हैं, हमारे देश में हर चीज का कानून है, ये ठीक है आप बीजेपी को कोस लीजिए, उनका इस्तीफा हो जाए, प्रधानमंत्री नहीं रहने चाहिए वगैरह वगैरह, सब चीजें ठीक हैं, 14 चले आ रहे हैं, लोकतंत्र की हत्या, ये सब मैं ही बोले दे रहा हूं। मैं आज जिस चीज को जानना या समझने की कोशिश कर रहा हूं इस चर्चा में, वो बिल्कुल क्लियर है, ये केवल पर्चा लीक की बात नहीं है उस्मान साहब, आज भी इस देश में कई रेप के केसेस आए होंगे, हम अगर देश भर से कहीं आंकड़ा मंगाएं तो कुछ ना कुछ एक आधा घटना जरूर हुई होगी, इस देश में चोरी भी हुई होगी आज, इस देश में घूस भी ली गई होगी आज, और हर प्रदेश में हर जिले में ये इस तरह की घटना हुई होगी, कुछ ना कुछ तो इनमें से हुआ ही होगा, और हर जगह किसी ना किसी एक पार्टी की सरकार है, ए की होगी, बी की होगी, सी की होगी। कमी क्यों है, ये भय क्यों नहीं है, ये क्यों है कि कानून भी है और उसका भय भी नहीं है? देखिए, सबसे पहले तो हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री राजा जी हैं, उनका खुद का ही कोई स्टेटमेंट नहीं है, तो डरने की बात तो ये, जब ऊपर से ही सिस्टम खराब है तो नीचे तक खराब हो गया। तो सबसे पहले हमारे प्रधानमंत्री जी रातों रात कमिश्नर बदल देते हैं, रातों रात आप गवर्नर बना देते हैं, रातों रात इतने सारे फास्ट ट्रैक पे आप सीजीआई के जज को इधर से उधर कर देते हैं। तो आप ये बताइए, एक जरा सा धर्मेंद्र प्रधान, एक जरा सा शिक्षा मंत्री, उसके लिए आप कुछ नहीं कर रहे, तो इससे ही मालूम होता आपका भय खत्म है। जब ऊपर के राजा का भय नहीं होगा तो नीचे तक भय कहां से आएगा? अनिल जी मैं आऊंगा आपके पास, अभी आप अपनी बात रख दीजिए, पहले ओपनिंग कमेंट हो जाने दीजिए। आपने क्या करा ये तो जवाब दे देना। अनिल जी की आवाज रोक दीजिए। अनिल जी मैं आऊंगा आपके पास, तब अपनी बात कह दीजिए, उस्मान जी को बोल लेने दीजिए, अभी बात समझ लीजिए वो किस दिशा में जा रहे हैं, उनकी बात हो जाने दीजिए। देखिए, हमारे यहाँ देश में बहुत जल्दी जल्दी रातों रात नोट बंद कर देते हैं, रातों रात आप यहाँ पर जो है आप बहुत सारे कानून बना देते हैं, मगर अपने लिए तो आप रातों रात सारे चीजें फास्ट ट्रैक पर कर देते हैं। जब स्टूडेंट का मामला आया, आज इतना टाइम हो गया, बच्चों को एक छोटी सी डिमांड ही तो कर रहे हैं। अरे बच्चा जिद्दी होता है, यदि आपने उसकी बात रख ली कि ठीक है भाई हम सुधार करेंगे, आज हम इस्तीफा ले रहे हैं, तो सिस्टम में जब तक आप ये फास्ट ट्रैक वाली कहानी नहीं करेंगे बच्चों के लिए भी, तो सिस्टम में सुधार तो जब आएगा ना, जब आपको खुद ही देखो, जो बड़ा वृक्ष होता है झुकता वही है, जिसमें फल होते हैं वही झुकता है। हमारे प्रधानमंत्री झुकने को तैयार ही नहीं है, क्योंकि उसको लगता है कि उनमें फल ही नहीं है। तो ये किस तरह का फल है कि हम वो खा भी नहीं सकते, देख भी नहीं सकते, तो हमारे बच्चे वंचित है, इसके लिए हमारे बच्चे आहत हैं। आज उन्हें इस पे भरोसा नहीं रहा, तभी वो आज सड़कों पे निकले, रोड पे निकले, परेशान घूम रहे हैं, उनके पेरेंट्स परेशान हैं। तो कहीं ना कहीं छेद ऊपर से हो रहा है। जब बारिश में पानी टपकता है ना, तो छत से लेके ग्राउंड तक पहुंचता है, क्यों? एक एक छत नीचे टपकने लग जाती है। ठीक है, आपकी बात हमने समझ ली है। अब मैं द्विवेदी जी के पास जाता हूं। द्विवेदी साहब, यहां पर
3 लोग राजनेता हैं और 2 लोग व्यवस्था से जुड़े हुए लोग हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, जिनके अधीन वो एक व्यवस्था चलती है। मतलब एक शिक्षाविद हैं, वो वहां पे उनका पूरा अपना एक प्रकार चलता है। आप व्यवस्था के उस हिस्से से आते हैं जो हिंदुस्तान की 3 प्रमुख प्रणालियों में से एक है। जितनी जिम्मेदारी सरकार की है, क्या उतनी ही जिम्मेदारी उस ब्यूरोक्रेट की और उस ब्यूरोक्रेसी की नहीं है जिसके रहते उसकी नाक के नीचे ये सब हो गया? निश्चित रूप से ब्यूरोक्रेसी की जिम्मेदारी बनती है और उनको ये सुनिश्चित करना चाहिए कि परीक्षा सरकार की नीतियों के अनुरूप, कानून के अनुरूप हो, नकल कहीं पर ना हो, पर्चा लीक ना हो, बच्चों को परेशानी ना हो। संक्षेप में तो मेरा ये बात कहना था। मैं थोड़ा बात आगे बढ़ाऊंगा ये कहते हुए कि अभी जो नीट परीक्षा पर देश में चर्चा हो रही है, आपके यहाँ भी चर्चा हो रही है आज, नीट परीक्षा को में जो पर्चा लीक हुआ है उसके बारे में जो कानून है, केंद्रीय कानून है, उसमें और कड़े प्रावधान लाने के लिए संशोधन भी होने जा रहा है। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यह है कि अपने देश में शिक्षा भारत के संविधान के कॉन्करेंट लिस्ट में है, तो कॉन्करेंट लिस्ट में होने के कारण केंद्र भी कानून बना सकता है और राज्य विधानसभाएं भी राज्यों के लिए कानून बनाती हैं। राज्यों के कानून राज्यों की परीक्षाओं पर लागू होते हैं और जो केंद्र सरकार ने कानून बनाया है वह लोक सेवा आयोग, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, एनटीए, रेलवे, बैंक, नीट, जेई, इन सब परीक्षाओं पर लागू होता है। तो कोई परीक्षा हो, चाहे राज्य की परीक्षा हो या केंद्र की परीक्षा हो, उसमें कहीं पर भी लीक नहीं होना चाहिए और इन सब चीजों पर रोक लगनी चाहिए। रोक लगाने का काम अधिकारियों का होता है, ब्यूरोक्रेसी का होता है। लेकिन आपने जो कहा, मैं बड़े ध्यान से सुन रहा हूं कि इस व्यवस्था में कई छेद हैं। यह सही बात है, कई छेद हैं। कानून तो कुछ छेद को बंद कर देता है, लेकिन उसके बाद भी कुछ छेद रह जाते हैं जो बंद नहीं हो पाते हैं, जिसके कारण यह स्थिति बार बार आती रहती है, चाहे वो नीट परीक्षा में आए, चाहे किसी राज्यों की परीक्षा में आए। केवल बात परीक्षा की नहीं है, मैं बार-बार जोड़ना चाह रहा था। हाँ। एक बात जोड़ना चाह रहा, गाड़ी कहां फंस रही है? गाड़ी ये फंस रही है कि जब पेपर लीक हो जाता है तो एफआईआर होती है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, पुलिस के लोग अपराधियों को पकड़ते हैं, चार्जशीट लगाते हैं, अपराधी जेल जाता है और जेल में कुछ समय रहने के बाद उसकी जमानत हो जाती है, वो बाहर आ जाता है। अपराधी को कई साल तक कोर्ट से सजा नहीं मिल पाता है। सजा ना मिल पाने के कारण ऐसे कुछ अपराधी हैं, मैं नाम लेना नहीं चाहूंगा, जो चुनाव लड़ करके जनप्रतिनिधि भी, एमएलए भी बन जाते हैं। मैं विस्तार से इसको नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन अब ठीक है, आपने एक बात को ध्यान, हाँ, आपने अपना पॉइंट रख दिया है। लेकिन ये कहना चाह रहे थे, हम लोग जिस देश में रह रहे हैं, हमारे देश की प्रधानमंत्री रहते हुए श्रीमती इंदिरा गांधी जी की 31 अक्टूबर 1984 को हत्या हो गई। राजीव गांधी साहब जो पूर्व प्रधानमंत्री थे, 21 मई 1991 को हत्या हो गई। श्री बेअंत सिंह साहब पंजाब के मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री रहते हुए सचिवालय में उनकी और कई लोगों की हत्या हो गई। इंदिरा जी के हत्या केस में, राजीव गांधी जी के हत्या केस में, बेअंत सिंह साहब के हत्या केस में अपराधियों को सजा मिलने में कई साल लग गए। इसी व्यवस्था के अंदर कई साल लग गए। ठीक है, मैं प्रधानमंत्री के हत्यारों को सजा मिलने आपने अपने पॉइंट का विश्लेषण भी कर दिया है। के द्विवेदी जी, अब आप समझिए, मेरे को समय कम पड़ जाता है फिर। जो बातें आपने रखी हैं, अब उससे जो एक सवाल बन रहा है वो ये बन रहा है, चूंकि राजनीति भी है इस पूरे मामले में, अब तो मैं ये समझना चाह रहा हूं कि सरकार बदलने से क्या सिस्टम भी बदल जाएगा? मान लीजिए आज की तारीख में ये मौजूदा सरकार गिर जाए, हट जाए, उस्मान अंसारी मतलब कांग्रेस की सरकार आ जाए या
समाजवादी पार्टी की सरकार आ जाए, केंद्र में दूसरी सरकार बन जाए, तो क्या हमारे देश में सारे अपराध या जिन जिन चीजों के लिए कानून हैं वो बिल्कुल वापस पटरी पे आ जाएंगे? कतई नहीं, कतई नहीं आएंगे। क्यों? मैं विश्वास के साथ कह रहा हूं। क्यों? लेकिन यह ऐसा क्यों? हो सकता है। क्यों? क्यों नहीं मैं आएंगे? उसी बात पर क्यों नहीं, मैं उसी बात पर हूं, क्यों नहीं हो सकता? जब तक ये सुधार नहीं किए जाएंगे, उनको कहते हैं क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में सुधार होना आवश्यक है। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में पुलिस आते हैं, प्रिजन आते, कारागार और न्यायपालिका आती है। तो पुलिस में तो भर्तियां हो जा रही हैं, अधिकारी बढ़ जा रहे हैं, कारागार में भी कुछ हो जा रहे हैं काम, लेकिन न्यायपालिका में सुधार नहीं हो पा रहा है। ठीक और है, सुधार क्या? पॉइंट आपने रख दिया। ठीक है अतुल जी, अब आप अपना पॉइंट रखिए। जी, हम उत्तर प्रदेश की बात कर लें, हाँ। भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल है, हाँ। उसमें एक विधायक ऐसे हैं जिन पर बहुत सारे पेपर लीक कराने का उन पर खुलेआम आरोप है। लेकिन सरकार जो है उन पर कोई कार्रवाई करके क्या कोई कार्रवाई हुई? और उनके ही एक और सहयोगी दल हैं जो उन पर भी यही आरोप है, रेलवे जैसी परीक्षाओं को मतलब पेपर जैसे गंभीर आरोप हैं। अब रही बात, जब विधायक बन जाएंगे उनके खिलाफ तारीख लगती रहती है। हम तो साफ तौर पे कह रहे हैं, मैं एक इसमें प्रवक्ता के तौर पे मत देखिएगा, एक मेरे विचार आ रहा है। बिल्कुल आप कहें। हमारा मानना है कि जब तक हम राजनीति में कुछ आपराधिक तत्वों को टिकट देना जब तक हम बंद नहीं करेंगे, तो जब वो सत्ता संरक्षण में आ जाते हैं, पुलिस भी हाथ डालने से बचती है। ये भी एक प्रक्रिया है, चाहे कोई ना माने चाहे ना माने। एक चीज हमारा मानना है कि थोड़ा सा हमें समाज में टिकट देते समय, चाहे कोई भी पार्टी हो, उसको आपराधिक प्रगति या उसकी मनोदशा देख करके ही टिकट देना चाहिए। हमें पीढ़ी, अगर अच्छी पीढ़ी चाहिए तो अच्छे लोगों को राजनीति में टिकट दे करके उनको उत्साहवर्धन करना चाहिए। अब एक चीज में शेखर जी, आज एक व्यक्तिगत बात बोलना चाहूंगा जी। बहुत सारे लोग राजनीति में आ नहीं पाते हैं। क्यों नहीं आ पाते हैं? आप भी उत्तर प्रदेश से आते हैं, हम भी उत्तर प्रदेश से आते हैं। करोड़ों रुपए लगता है चुनाव में। अब कोई चाहता कि मेरे पास तो 1 ही लाख रुपया है, नामांकन शुल्क तो 10 नहीं। सुनिएगा, मेरी गंभीर बात बोल रहा हूं। अगर वो व्यवस्था को परिवर्तन करना भी चाहे तो तभी नहीं कर सकता ना, उसकी तो वो तो मतलब वहां विधानसभा या लोकसभा पहुंच ही नहीं पाएगा। मैं एक बात कह रहा हूं, सभी पार्टियों के लिए कह रहा हूं, कॉमन बात कर रहा हूं, मैं किसी पार्टी के लिए नहीं कह रहा हूं। इस समय अगर आप मेरे सामने एक प्रवक्ता वाला पद ना हटा करके कोई पद लिख सकते हैं, मैं एक बात कह रहा हूं। तो हमें ये देखना पड़ेगा, जो पूंजीवाद जहां हावी होगा वहां पर ये आपराधिक तत्व आगे आ जाते हैं। हमें पूंजीवाद से भी लड़ना पड़ेगा। अगर जो राजनीति में पूंजीवाद हो चुका है, ये भी एक खत्म करने के लिए जनता को आगे आना होगा। अगर मेरी बात से आप इस पैनल पर बैठे सभी लोग सहमत भी होंगे। अतुल जी, मैं मतलब प्रवक्ता के रूप में, चूंकि आपका पार्टी एफिलिएशन है, मैं इसलिए आपका जब डेजिग्नेशन बताता हूं तो मेरी भी मजबूरी है कि मैं वो चीज बताऊंगा। लेकिन मैं ये मान करके चलता हूं कि 140-45 करोड़ लोगों में वो 5-6 लोग हमारी चर्चा का केंद्र हैं और आम लोग हैं, वो जिन्होंने महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां अपने जीवन में निभाई हैं अलग अलग तरीके से, तभी कोई चर्चा सार्थक बनती है। आप समझिए, मैं भी इस समाज का ही हिस्सा हूं। आपने शुरुआत में जो बात कही मुझे तीर की तरीके से लगी कि मैं सरकार से सवाल क्यों नहीं पूछता। अरे उनसे क्या पूछे साहब, हम उनको हटा के अगर आपको सरकार दे देंगे। मैं कह रहा हूं अतुल जी, आप इस बात को समझिए। अभी द्विवेदी जी ने कहा नहीं बदलेगा, और गोयल साहब क्यों नहीं बदलेगा? आपका तो चाल चरित्र चेहरा सब अलग था। बताइए अब आप कहां गया वो चाल, वो कहां गया चरित्र और कैसा चेहरा? आपसे तो ज्यादा उम्मीद थी। शेखर जी, अब अगर उम्मीद की बात करें तो आप एक बात बताएंगे, आपने देखा होगा कि जब से हमारी सरकार आई है, मैं आरोप प्रत्यारोप बात नहीं कहता, पहले कहा जाता था कि भ्रष्टाचार इस कदर है कि 1 रुपया भेजते हैं 85 पैसे भ्रष्टाचार रेट चढ़ जाता है, 15 पैसे नीचे तक पहुंचता है। लेकिन आज हम कहते हैं 1 रुपया भेजता है, 1 रुपया ही नीचे तक पहुंचता है। यानी काम करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए, चाहे इसके अंदर आतंकवाद कह लो, चाहे उसके अंदर भ्रष्टाचार कह लो, जो मर्जी कह लो, और चाहे विदेशी आक्रमण कह लो, चाहे जवाब देना। एक मिनट, उदाहरण के साथ में चलते रहे, मैं आ रहा हूं। आपने जो बात कही वो बात ठीक है, डीबीटी होता है, डायरेक्ट ट्रांसफर होता है, ये बात आपकी 100% सही है। पीएम साहब 2000 रुपया किसानों को भेजते हैं, तड़ से पहुंचता है। आपने शौचालय के लिए 10,000 रुपए का आवंटन किया था ना अनिल साहब?
जिसके बिल्कुल घर किया था। आप अपने अगल बगल 5 किलोमीटर लखनऊ से दाहिने बाएं जहां हो आप, वहां से 5-10 किलोमीटर आगे जाइएगा ग्रामीण इलाके में, जिसके घर में आपकी सरकार की योजना के तहत बना हुआ शौचालय हो, उससे पूछिएगा कि तुमने प्रधान को कितना पैसा दिया। 1500 से 2000। शेखर जी बिल्कुल आपने सही क्वेश्चन उठाया। मैं एक उदाहरण देके कह रहा हूं कि इच्छा शक्ति होनी चाहिए, और हमने सुधार करके दिखाया है। मैं इंडिया 100% सुधार हो गया। और एक बात और है कि 14 से और आज तक कोई भी केंद्रीय मंत्री हमारे भ्रष्टाचार के आरोप में नहीं लगा है, जबकि इससे पहले सभी सरकारें भ्रष्टाचार के आरोप में ऊपर तक जब आप सरकार में है ईडी सीबीआई का इस्तेमाल करते, मैं आपके बीच में टोकना नहीं चाहता था, इतना डर भय पैदा कर रखा था कि जनता आवाज जो उठाती थी उसको आप ईडी सीबीआई के माध्यम से जेल में भिजवा देते हैं। एक चीज है, अभी जो मैं राजनीतिक प्रश्नों पर नहीं आना चाहता था, हम सत्ता के बारे में अपनी बात रख रहे थे। देश में तानाशाही वाला एक तंत्र स्थापित हो गया। माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा देश में सरकारें, जब विपक्ष में जो सरकारें होती उनको तोड़ के उनके विधायकों को बदलाया जाता है। अगर एक चीज बताइए, वहां पे चुनाव के बाद ऐसा क्या हो गया बंगाल में कि उनकी सांसदों ने मजबूरी में ऐसी पार्टी को ज्वाइन कर दिया। यानी आप रुक जाइए भैया, दोनों लोग रुक जाइए। मैं ऐसे चर्चा ना, आपको खुद एक दूसरे की बात नहीं समझ में आएगी। को समाप्त करने की जिम्मेदारी जो है आप एक बात बताओ, मुलायम सिंह यादव कर्नाटक के बारे में क्यों बोले? क्योंकि मुलायम सिंह यादव पंजाब के अंदर मोदी जी तानाशाही जैसी राजनीति करते हैं। आप करोगे, अगर आप पीक चॉइस करोगे तो यही होगा। किसी भी राज्य के आप लड़ना नहीं चाहते, माननीय प्रधानमंत्री जी के चेहरे को चाहते, झुका दिया, आप राजनीति करना चाहते हैं। किस तरह का शिक्षण ठीक होगा, इस पर आप विचार कर रहे हैं। ठीक है अनिल जी, अतुल जी, ऐसे ठीक है, किसी को ज्यादा समझ में नहीं आएगा। लड़ाई करने के लिए थोड़ी बैठे भैया, बात करने के लिए बैठे ना, वार्ता हो रही है। प्रोफेसर मनोज पांडे जी, मैं अब आपसे फिर एक चीज ये समझना चाहूंगा कि जिस तरीके की स्थिति हमारे देश में बनी है, बचपन में पढ़ाया गया था कि घूस लेना बहुत बुरी बात होती है, भ्रष्टाचार बहुत बुरी बात होती है, लेकिन नौकरी प्राइवेट हो, सरकारी हो या सड़क पर जो भी चल रहा है, जो कमाने के लिए निकला है, उसके अंटी में पैसा कैसे आएगा, और ऊपर से मतलब टेबल के ऊपर से जो आ रहा है वो तो तनख्वाह के रूप में आ ही रहा है, नीचे से कितना आएगा, चिंता सबसे पहले इसी बात की होती है। तो ये जो आप लोग पढ़ाते हैं, मतलब हमारे आप ही नहीं, मतलब हमारे जो भी गुरुजन हैं, वो जो शिक्षा देते हैं उसका कोई मतलब है या नहीं है? माइक अनम्यूट कर दीजिए। आपने आधी बात बताई कि घूस लेना अपराध है। केवल घूस लेना अपराध नहीं है, घूस लेना और देना दोनों अपराध है, पहली बात। ठीक। दूसरी बात कि मैं अपने साथी समाजवादी पार्टी के साथी को सुन रहा था, मैं बड़ी अच्छी बात उन्होंने पार्टी लाइन से हटकर कही कि जो व्यवस्था है, व्यवस्था में सड़ांध आ गई है, और जब व्यवस्था में सड़ांध आती है तो उसको साफ करने की या ठीक करने की जिम्मेदारी सबकी होती है। उसमें हमारे शैक्षणिक संस्थान भी है, उनका रोल सबसे बड़ा है। लेकिन प्रश्न ये नहीं है, प्रश्न ये है कि जो व्यवस्था की सड़ांध है, इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में जब हमने राजनैतिक व्यवस्था को स्वीकार किया है, तो इस राजनैतिक व्यवस्था में अगर लोकतांत्रिक व्यवस्था में सड़ांध आ जाएगा तो निश्चित रूप से उसका असर हर जगह पड़ेगा। यदि विश्वविद्यालयों में कुलपति की नियुक्ति फेयर होगी तो निश्चित रूप से वो फेयर होगा, लेकिन यदि विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्ति फेयर नहीं होगी तो फेयर नहीं होगा। या कहीं भी दूसरे पदों पर यदि नियुक्ति फेयर नहीं होगी, भ्रष्टाचार से होगी, तो वो व्यक्ति निश्चित रूप से अपने भ्रष्टाचार के चक्कर में रहेगा। जैसे लोकतंत्र में अभी भाई हमारे समाजवादी पार्टी के भाई कह रहे थे कि भाई करोड़ों रुपया खर्च होता है चुनाव लड़ने पर, तो जो रुपया करोड़ों खर्च करेगा वो करोड़ों कमाई कोई घर से तो देगा नहीं, तो कई करोड़ कमाना चाहेगा ताकि अगली बार वो कमाए। तो लोकतांत्रिक इस व्यवस्था में जब तक सबकी पारदर्शिता, सबकी जिम्मेदारी और सबकी जवाबदेही नहीं तय होगी, नैतिकता नहीं होगी, तब तक केवल कानून बना देने से या केवल बातें करने से भ्रष्टाचार समाप्त होने वाला नहीं है। ठीक है। और हमेशा जो भ्रष्टाचार है वो ऊपर से आता है,
नीचे से पानी पहुंचाना बड़ा कठिन होता है, वो ऊपर से बड़े आसानी से आ जाता है। और ऊपर का जो तंत्र हमारे साथी ने कहा कि लोकतंत्र है, उसमें भ्रष्टाचार है, तो निश्चित रूप से ये मान के चलिए कि जब तक ऊपर का तंत्र ठीक नहीं होगा, ऊपर का तंत्र ठीक होगा तो नौकरशाही भी ठीक हो जाएगी। नौकरशाही इतनी बड़ी नहीं है कि वो ऊपर के तंत्र के मर्जी के खिलाफ चले। नौकरशाही भी या व्यवस्था भी भ्रष्टाचार में तब ठीक है, मैं इसका ठीक मैं द्विवेदी जी से जवाब लेता हूं। ठीक है द्विवेदी जी, देखिए एक शिक्षक और क्या करे, मतलब मेरे को भी उन्होंने टोका जहां मैं गड़बड़ बोल रहा था, जो फैक्ट छूट रहा था उसको उन्होंने बताया। मैं ये समझना चाहता हूं कि जो हमारे देश की ब्यूरोक्रेसी है और जो न्यायिक व्यवस्था है, उसको गुरुजी ने कहा है कि वो तो अपनी जगह वो ठीक हो जाएगी, क्योंकि हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनते हम सरकार हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि हमारे देश में किसी भी राज्य में या देश में जब जब जिसकी भी सरकार रही है, देश में जिस तरीके की स्थिति बनी हुई है, अच्छी या बुरी, उसके लिए सरकार ही जिम्मेदार है। मतलब आपने जो नौकरी करी या जो हमारे यहां न्यायिक व्यवस्था है वहां पर जो लोग बैठे हैं, ये सब सरकार के कहने पर ही जो कुछ कर रहे हैं वो कर रहे हैं। यही बात है ना? मैं पूरी तरह से सहमत हूं इस बात से। सरकार जैसा चाहती है, ब्यूरोक्रेसी या सरकार के तमाम विभाग के लोग वैसा ही काम करते हैं। यह न केवल उत्तर प्रदेश या किसी प्रदेश विशेष के लिए, पूरे भारत में और केंद्र सरकार के लिए भी लागू होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक बात मैं पहले कहना चाह रहा था, वो रह गया, मैं आप इजाजत दें तो मैं बोल दूं। सरकारें, लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकारें, केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकारें सामान्यतया उन विषयों पर, उन बातों पर, उन योजनाओं पर ज्यादा पैसा खर्च करती हैं जिससे उनको ज्यादा से ज्यादा वोट मिले। ये ठीक है, इसमें कोई बुराई नहीं है, लोकतंत्र में ऐसा होता है। लेकिन सरकारों को सोचना चाहिए कि देश में जहां आबादी बढ़ रही है, अपराध बढ़ रहे हैं, दुनिया भर के केसेस बढ़ रहे हैं, तो हमारी अदालतों पर भी बहुत बोझ है। तो न्यायिक अधिकारियों की संख्या बढ़ानी चाहिए, कोर्ट की संख्या बढ़ानी चाहिए, स्टाफ की भर्ती करनी चाहिए, तभी केसेस का डिस्पोजल हो पाएगा और अपराधियों को सजा हो पाएगा। सजा होने के बाद ही ये लोग चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, या तब वास्तव में भय होगा कानून का। केवल कानून के प्रावधान कड़े कर देने से ही भय नहीं होगा, सजा मिलना आवश्यक है। सजा मिलने के लिए कोर्ट की संख्या बढ़ाना चाहिए, बजट का और हिस्सा उस पर खर्च करना चाहिए। एक साल नहीं, ये करीब 10-12 साल 15 साल जब ऐसा होगा, राज्य सरकारें भी करें, केंद्र सरकारें भी करें, तभी परिणाम मिल पाएगा। ठीक है, मेरे पास समय कम होता जा रहा है। अंसारी साहब, कुछ राज्यों में कांग्रेस की भी सरकारें हैं। अभी जो चर्चा में पॉइंट आ रहा है वो ये है कि ये सरकारें ही हैं लोकतंत्र में जो मजबूर करती हैं ब्यूरोक्रेट्स को और लोगों को कि वो किस तरीके का आचरण और व्यवहार रखें। मतलब चाहे बीजेपी शासित राज्य हो या कांग्रेस नीत राज्य हो या सपा की सरकार मान लीजिए कहीं किसी राज्य में होती या उत्तर प्रदेश में होती या उस समय के जो भी मामले थे, तो मतलब कुल मिलाकर के जिम्मेदारी आप पॉलिटिशियंस की ही है। ये बात तो आप कंसेंसस में मान रहे हैं ना? मतलब अध्यापक भी ये बात कह रहे हैं, ब्यूरोक्रेट्स भी ये बात कह रहे हैं। वे मानते हैं इस बात को, जो चीज आप कह रहे हैं बिल्कुल सही है, मगर कहते हैं ना कि हमेशा जो है इंसान जो है पहले बड़ों को देखता है। आज हम सबसे पहले, आज पूरा देश की नजर माननीय प्रधानमंत्री के ऊपर है, वो क्या कर रहे हैं, वो क्या करना चाह रहे हैं। आज रात को 1:30 बजे उठ के 12 बजे उठ के वो एक इतनी स्टेटमेंट देते हैं, भावुक स्टेटमेंट देते हैं, उससे काम होने वाला नहीं है। देश ने बहुत सारी स्टेटमेंट देखी है उनकी, मगर करनी और कथनी में बहुत फर्क है। तो उनको चाहिए बड़े बनकर आए और उस पे जो है फौरन धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा करें, जिससे पूरे सेंटर, पूरे हिंदुस्तान में एक आवाज जाएगी और पूरा दूसरा तंत्र अपना ठीक हो जाएगा। आप उसमें आप पहल तो करें, आप बड़े तो बने, आप बनना ही नहीं चाहते, आप डंडा लेके बैठे हैं, बस जो मैं कह रहा हूं सही है, रात तो रात तो दिन तो दिन, तो ये गलत है। उसके लिए हमारे लिए सबसे पहले सुधार हमारे बड़ों से होना चाहिए। इसमें अंसारी साहब क्या मतलब, अब चूंकि पॉलिटिक्स की बात आ रहा हूं द्विवेदी जी, ये पॉलिटिक्स की बात आ रही है, तो इसमें क्या ये भी है कि मतलब जैसे अभी बीजेपी के सामने एक ये भी सवाल हो सकता है कि भाई अभी अगर धर्मेंद्र प्रधान ने दिया
तो उसके बाद आप कहेंगे अब अमित शाह भी दें क्योंकि लाठी पड़ी बच्चों को। फिर आप कहेंगे कि यार ये गृह मंत्री जब नहीं संभाल पाए, शिक्षा संभाल नहीं पा रहे, स्वास्थ्य संभाल नहीं पा रहे, तो ये सरकार ही बेकार है। तो बीजेपी कह रही है कि यही तो आप साजिश कर रहे हैं, यही तो विपक्ष चाहता है कि हम सरकार किसी तरीके से गिरा दें। इसका क्या पॉइंट है? नहीं, सरकार गिराने के लिए नहीं है। हम तो चाहते हैं कि सबको न्याय मिले, स्टूडेंट को रोजगार मिले, जो लोग यहाँ के नागरिक हैं, जो लोग परेशान हैं, जो हमारे देश के अंदर भुखमरी इस तरह की जमीनी स्तर पर ग्राउंड जीरो पर जाके देखें, आज बहुत लोग परेशान हैं। तो हमारे लिए न्याय के लिए लड़ाई है, हमारी न्याय की लड़ाई है। हमारे अंदर ये नहीं है कि ठीक है आप सरकार गिरानी है, सरकार तो वो नहीं, कोई और सी आएगी। ठीक है, तो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बहुत महीन खेल गए, न्याय की ही उम्मीद है और कांकरोच उन्हीं ने पैदा किया अपने से बयान दे करके। अनिल जी अब बोल दीजिए अपनी बात, आप समझ गए हम कहां जा रहा पूरा देश। शेखर जी, मैं तो सिर्फ एक बात कहता हूं कि हम सभी विपक्षी दलों को गलत कहने की आदत डालनी चाहिए, ठीक को ठीक कहने की आदत डालनी चाहिए। अगर पेपर लीक पर कर्नाटक में पेपर लीक होता तो वहां के शिक्षा मंत्री को रिजाइन देना चाहिए, पंजाब के शिक्षा मंत्री को रिजाइन देना चाहिए और देश के शिक्षा मंत्री को रिजाइन मांगना चाहिए। आप जब ये सब मिल करके हम एक बात नहीं करते, हम पिक एंड चॉइस करते हैं कि मेरे पेपर लीक हुआ तो कोई बात नहीं। अनिल जी आप जिस पार्टी से हैं, तो ऐसा हुआ संसद में घूसकांड हुआ था, सुन लो भैया, सुन लो आप, संसद में घूसकांड हुआ था, आपकी पार्टी के नेता थे लालकृष्ण आडवाणी। हम इसलिए कोट करते हैं कि ऐसे उदाहरण कम हैं। आडवाणी जी ने इस्तीफा दिया और कहा कि जब तक मैं पाक साफ निकल करके नहीं आऊंगा तब तक मैं संसद का मुंह नहीं देखूंगा। मामला चला अपनी तरह से, अदालत से उन्हें न्याय मिला, वो वापस सांसद बन करके आए, देश के उप प्रधानमंत्री तक बने। एक लाल बहादुर शास्त्री जी थे, उन्होंने कहा, रेल मंत्री थे, दुर्घटना हो गई, उन्होंने कहा हम इस्तीफा देते हैं, हम नैतिक जिम्मेदारी लेते हैं। आज उसके बाद से, उनके दौर के बाद से किस दौर में, किस सरकार में रेल दुर्घटना नहीं हुई। हमारे यहां नई वंदे भारत बनी, लोगों को खुश होना चाहिए था। हमारे ही देश के नागरिक उस पर पत्थर चलाते हैं, ये हमारे देश के नागरिक हैं। आज सरकार से इस्तीफा मांग रहे हो आप। अरे जिन वैज्ञानिकों ने बनाई, जिस बच्चे ने उसमें मेहनत करी, क्या बीती होगी उस पर, कभी सोचा है? यह हमारे देश के नागरिकों को भी सोचना है। बोलिए अनिल जी, अब क्या करें ऐसी नैतिकता का? बीजेपी नैतिकता का पाठ बड़े अच्छे से पढ़ाती है हमें। नहीं शेखर जी, मैं नैतिकता की बात कर रहा हूं तो हमारे और लोगों ने भी, मदन लाल खुराना जी ने भी इस्तीफा दिया था, मुख्यमंत्री पद से हटे थे आडवाणी जी के साथ साथ। मैं एक बात आपको ये भी याद दिलाना चाहता हूं, मैं ये बात कह रहा हूं कि जो गलत है वो गलत है, हम जो सही है वो सही है। जब तक कहने की आदत नहीं डालेंगे, कर्नाटक के मुख्यमंत्री, कर्नाटक के शिक्षा मंत्री, पंजाब के शिक्षा मंत्री को हाथ मत मेरे पास आज समय इतना ही था, मेरे पास आज समय इतना ही था। अनिल जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, अतुल जी, द्विवेदी जी, अंसारी साहब, पांडे जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। सुधारने के लिए पर उपदेश कुशल बहुतेरे, दूसरों के लिए आपके उपदेश बहुत अच्छे हैं, जब अपने पे आती है तो कोई अपनी जगह से झुकने डिगने को तैयार नहीं है। इनका भी इस्तीफा हो, उनका भी इस्तीफा हो, ये भी हो, वो भी हो। हमारे देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था, ये बात सही है कि सबसे पहली जिम्मेदारी, चूंकि हम सरकार को चुनते हैं, किसी को सत्ता सौंपते हैं, तो जिम्मेदारी तो है उसकी। लेकिन बाकी की जिस तरीके की व्यवस्थाएं हैं, ब्यूरोक्रेट्स को क्लीन चिट दे दें, नहीं दे सकते। न्यायपालिका को क्लीन चिट दे दें, नहीं दे सकते, नहीं दे सकते, देनी भी नहीं चाहिए। कारण यह है कि केवल कॉकरोच कह देने भर से, जिसको अपनी पिटीशन लिखना नहीं आता, मामला खत्म नहीं होता, वहां से मामला शुरू होता है। और बताना चाहिए न्यायपालिका को भी, आकर के बयान दीजिए, कोई कंटेम्प्ट नहीं होता उस चीज पे। देश को ही तो मजबूत कर रहे हैं, देश के बाहर कोई थोड़ी प्लान पूछ रहा है कोई, इसी देश में तो प्लान पूछा जा रहा है। संसद का काम है कानून बनाना, उसने बनाया। पुलिस का काम है गिरफ्तार करना, उसने किया। अदालत बतावे कि क्यों नहीं सजा मिली। और उससे भी बड़ी बात, जिस जगह पे आज चर्चा को छोड़ करके जा रहा हूं, बहुत गंभीरता से सोचिएगा। हो सकता है कि आपका ही बेटा वैज्ञानिक हो या आपका ही बेटा इंजीनियर हो, उसने रेलवे में नौकरी पाई हो, एक नई ट्रेन का इनोवेशन किया हो। बात सिर्फ वंदे भारत की नहीं है, कोई नई बोगी ही बनाई हो उसने, कोई नया इंजन ही डेवलप किया हो, या कोई बस ही बनाई हो, वो सड़क पर निकले और उस पर पत्थर चले, क्या बीतेगी उस बच्चे पे, क्या बीतेगी उस मास्टर पे जिसने उसको पढ़ाया, उसकी मेहनत,
जिस बात के लिए आज लड़ रहे हो कि हमारी परीक्षा लीक हो गया पर्चा, अरे जो पत्थर मार रहे हो उनसे भी पूछो ना। इसी देश के अंदर अगर हो और पत्थर चला रहे हो तो सबसे पहले गड़बड़ वहीं से शुरू होती, उसके बाद जो कुछ बनना है, जहां तक पहुंचना है वहां तक आदमी पहुंच रहा है, और गड़बड़ वहां पर भी जाकर के वही कर रहा है, मार वो भी पत्थर ही रहा है इस पूरे सिस्टम को और सरकार को, क्योंकि चुनते हैं इसलिए जवाबदेही तो उसकी है। नमस्कार। धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त नहीं किया जाता है तो फिर कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से नेशनल कॉल दिया जाएगा 20 जुलाई की तरह। इस्तीफा लिए बिना जाएंगे तो नहीं यहां से। सरकार ने कहा है कि कोई पैलेट गन यूज नहीं होगी। कि शिक्षा मंत्री इस्तीफा दो, और यहाँ पर भाजपा बोल रहे हैं कि शिक्षा मंत्री ने लाजवाब काम किया है। संवेदना विहीन हाउस, संजीदगी विहीन हाउस। धर्मेंद्र प्रधान is a criminal education minister. He has to be removed.